नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर सोया खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन से मूल्य संवर्धित उत्पादों में डिप्लोमा DPVCPO BPVI 032 खाद्य सूक्ष्म जैविकी खंड 1 प्रस्तावना इकाई 1 खाद्य उद्योग में महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण जीवाणु, खमीर और फफूंदी। 1.0 उद्देश्य। इस इकाई का उद्देश्य आपको खाद्य से जुड़े सूक्ष्म जीवों के महत्वपूर्ण जीनसों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न सूक्ष्म जीवों के आकृतिक, कार्यकीय और संवर्धनात्मक गुणों के बारे में संक्षेप में बताया गया है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में जान सकेंगे, उनकी वृद्धि की जरूरतों के बारे में बता सकेंगे और लाभदायक और हानिकारक सूक्ष्मजीवों के बीच अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना। हम ये जानते हैं कि सूक्ष्मजीव हमारे खाद्य का प्रयोग अपने वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में करते हैं। इससे खाद्य खराब भी हो सकता है। ये जीव अपनी संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए पोषक तत्वों का उपयोग कर एंजाइमी परिवर्तन कर किसी उत्पाद को खंडित करके या नए यौगिकों का संश्लेषण कर अपसुरुचिक पैदा करके खाद्य को खराब कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में अगर रोगकारक सूक्ष्मजीव शामिल हों तो हमारी खाद्य आपूर्ति से उनका संबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए खाद्य को खराब होने से बचाने के लिए विभिन्न सूक्ष्मजीवों और उनकी वृद्धि संबंधी जरूरतों का वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है। 1.2 विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय जीव हैं जो आकार में इतने छोटे होते हैं कि सुई की आंख में लाखों समा सकते हैं। पृथ्वी पर वे जीवन का प्राचीनतम रूप हैं। सूक्ष्मजीवों के जीवाश्म 3-5 अरब वर्ष पहले के हैं। तब पृथ्वी महासागरों से ढकी थी जो नियमित रूप से क्वथनांक पर आते रहते थे। ये डायनासोरों के युग से लाखों वर्ष पहले की बात है। सूक्ष्मजीवांश के बिना हम न तो सांस ले सकते हैं और न ही भोजन कर सकते हैं, पर वे हमारे बिना भी सुचारू रूप से रह सकते हैं। जीवाणु। हम में से अनेक लोग जीवाणुओं को कीटाणुओं के रूप में जानते हैं जो हमें आँख से नहीं दिखाई देते और हमारे शरीर में हमला करके हमें बीमार कर देते हैं। लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि जीवाणु हमारे सहवर्ती यानी हमारे साथ साथ रहते हैं और अनेक आश्चर्यजनक काम को साकार स्वरूप प्रदान करने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे कि विटामिन निर्माण, कूड़े करकट को खाद जैसी उपयोगी चीज में बदलना और यहाँ तक कि हमारे वातावरण को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव हैं जिन्हें पादपों की श्रेणी में रखा गया है। एक जीवाणु कोशिका 1 लंबी और व्यास में इससे कुछ छोटी होती है। जीवाणुओं को उनकी आकृति के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। कोक्सी वर्ग के जीवाणु गोलाकार, बेसिली जीवाणु बेलनाकार, स्पिरिला और वाइब्रियोस जीवाणु सर्पिलाकार होते हैं। समीर, वीस्ट, फफूंद के बीजाणुओं की तुलना में जीवाणुओं के बीजाणु संसाधन की अधिकांश स्थितियों में तापरोधी होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़। जीवाणु यीस्ट या फफूंद की तरह अम्लीय माध्यम में वृद्धि नहीं करते। ये द्विखंडन के जरिए गुणन करते हैं। जब कोई जीवाणु परिपक्व हो जाता है तो वह 2 खंडों में विभाजित हो जाता है, फिर 2 से 4, 4 से 8 यह विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है। जीवाणु सर्वत्र पाए जाते हैं। वायु, मिट्टी, पानी, पादपों और जंतुओं के भीतर बाहर सभी जगह ये मौजूद रहते हैं। इनमें हम भी शामिल हैं। उपरिमृदा की 1 चम्मच में 1 अरब जीवाणु कोशिकाएं और 120,000 कवक कोशिकाएं और 25,000 शैवाल कोशिकाएं होती हैं। आदमी के मुंह में जीवाणुओं की 500 से अधिक प्रजातियां घर किए रहती हैं। आर्किया के साथ साथ कुछ जीवाणु लगभग उबलते गर्म स्रोतों से लेकर बर्फ की चादरों से ढकी अतिशीत दक्षिण ध्रुवीय झीलों तक में मौजूद सबसे असह्य स्थानों में पनपते हैं। इसीलिए कठोरतम वासस्थानों में रहने वाले इन सूक्ष्मजीवों को चरमरागी एक्सट्रीमोफाइल्स कहा गया है। इन जीवाणुओं की वृद्धि बड़ी तेजी से होती है और भोज्य पदार्थ, नमी, तापमान और वायु पर निर्भर करती है।
कुछ जीवाणु वायु में वृद्धि नहीं करते मगर उनकी वृद्धि में तापमान प्रमुख भूमिका अदा करता है। जैसे मनुष्य के लिए रोगकारक जीवाणुओं की वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान साधारणतया 37 डिग्री से है। अम्लों के प्रति जीवाणु अति संवेदनशील होते हैं। अम्ल की उपस्थिति में वे उबलते पानी वाले तापमान में भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अम्लीय होने के कारण अधिकांश फलों को 100 डिग्री से तापमान पर निर्जमित या रोगाणुरहित किया जा सकता है, जबकि अम्लरहित फलों के लिए 116 डिग्री से तक का तापमान उपयुक्त होता। जीवाणु की आनुवांशिक सूचना एक डीएनए अणु में मौजूद रहती है। यह अणु जेली नुमा द्रव्य में लटका रहता है, जिसे जीवद्रव्य कहते हैं। अधिकांश मामलों में यह और कोशिका के अन्य अंग तक लचीली जीवद्रव्य झिल्ली से घिरे रहते हैं, जो स्वयं एक कठोर दृढ़ कोशिका मिट्टी से घिरी रहती है। कुछ प्रजातियों में कोशिका भित्ति नहीं रहती, जैसे माइकोप्लाज्मा। यूं तो जीवाणु में सिर्फ एक कोशिका होती है, लेकिन वे अनेक प्रकार की आकृतियों, आकार और रंगों में पाए जाते हैं। जीवाणुओं के महत्वपूर्ण समूह इस प्रकार हैं। क. बैसिलस छड़ की आकृति। ख. कोकस गोलाकार। ग. कोकोबैसिलस अंडाकार। घ. वायुजीवी। वृद्धि के लिए इन जीवाणुओं को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जैसे एसिटोबैक्टर एसिटी। च. विकल्पी अवायुजीवी फैकल्टेटिव एनाएरोब्स। ये जीवाणु ऑक्सीजन के बिना वृद्धि कर सकते हैं। छ. अविकल्पी अवायुजीवी ऑब्लिगेट एनाएरोब्स। ये जीवाणु वायुमंडलीय ऑक्सीजन में नहीं पनपते। ज. मध्यरागी मेसोफाइल्स। इन जीवाणुओं को पनपने के लिए 38 डिग्री से का तापमान की आवश्यकता पड़ती है। झ. अविकल्पी तापरागी। ये जीवाणु 38 डिग्री से 82 डिग्री से तापमान के बीच पनपते हैं। ट. विकल्पी तापरागी। ये जीवाणु मध्यरागी और अविकल्पी तापरागी जीवाणुओं के लिए अनुकूल सभी प्रकार के तापमानों के अलावा उनसे कम तापमान में भी पनपते हैं। ठ. शीतरागी साइक्रोट्रोफ्स। ये जीवाणु प्रशीतन तापमान में खूब पनपते हैं, जबकि कुछ तो हिमांक से नीचे के तापमानों में धीरे धीरे पनप सकते हैं। वे कुछ जीवाणु प्राकृतिक रंग लिए रहते हैं। कुछ खास प्रजातियों में अनेक प्रकार के पर्णहरित क्लोरोफिल जैसे वर्णक विद्यमान होते हैं, जो इन्हें स्वाभाविक हरा, पीला, संतरी या भूरा रंग प्रदान करते हैं। लाखों लाख जीवाणुओं के निवह बस्ती गुलाबी, पीले या सफ़ेद दिखाई दे सकते हैं। खाद्य खराब करने वाले महत्वपूर्ण जीवाणु। एसिटिक जीवाणु एसिटोबैक्टर और ग्लूकोनोबैक्टर। लैक्टिक जीवाणु लैक्टोबैसिलस ल्यूकोनोस्टॉक पीडियोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस। ब्यूटायरिक जीवाणु क्लोस्ट्रिडियम। प्रोपियोनिक जीवाणु प्रोपियोन बैक्टीरियम। प्रोटियोलोइटिक जीवाणु वेसिलस सुडोमोनास क्लोस्ट्रिडियम प्रोटियस इत्यादि। कुछ उपयोगी जीवाणु। खाद्य संसाधन उद्योग में निम्नलिखित जीवाणु बड़ा महत्व रखते हैं। 1. एसिटोबैक्टर प्रजाति। इन जीवाणुओं को सिरके का जीवाणु भी कहा जाता है। ये मदिरा उद्योग में भारी नुकसान करते हैं, लेकिन सिरके के निर्माण के लिए ये जरूरी भी है। इनकी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं एसिटोबैक्टर एसिटी, एओलिसिस और एशुजेनबेची। ये बहुत छोटे प्रायः अचल होते हैं और बीजाणु नहीं बनाते। ये जीवाणु वायुजीवी हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल को एसीटिक अम्ल में बदल देते हैं। इन्हें 65 डिग्री से तक गर्म करके आसानी से नष्ट किया जा सकता है। 2. लैक्टोबैसिलस प्रजाति। इस समूह के जीवाणुओं के अलग अलग गुणधर्म होते हैं, लेकिन ये सभी कार्बोहाइड्रेट से लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, इसलिए इन्हें लैक्टिक अम्ल जीवाणु भी कहा जाता है। लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम पीडियोकोकस सेरिविसी, ल्यूकोनोस्टॉक मीजेंटेरोइडीज, स्ट्रेप्टोकोकस फीकेलिस और लैक्टोबैसिलस ब्रीवेस इस समूह के महत्वपूर्ण जीवाणु हैं। ये जीवाणु लैक्टिक खटास पैदा करते हैं और मदिरा को खराब कर देते हैं। इसलिए मदिरा में 0.007% की मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड बनाए रखकर इसे आसानी से रोका जा सकता है। यीस्ट खमीर में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आकार। यीस्ट एक कोशिकीय कवक हैं जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आकार में ये जीवाणुओं से कुछ बड़े होते हैं। इनकी कोशिका 10 लंबी होती है और व्यास 1/3 होता है।
अधिकांश यीस्ट गोलाकार या दीर्घवृत्तीय होते हैं। मुकुलन बडिंग के द्वारा गुणन करने वाले यीस्ट को असली यीस्ट कहा जाता है। प्रचुर पानी में बने चीनी के घोल में मध्यम तापमान में यीस्ट खूब तेजी से वृद्धि करते हैं। अनुकूल परिस्थिति में चीनी शर्करा अल्कोहल में बदल जाती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यही कारण है कि यीस्ट द्वारा खराब किए जाने वाली खाद्य सामग्रियों से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और यही बोतलों में लगी कॉक को जबरदस्त शक्ति से बाहर फेंकती है। ज्यादातर यीस्ट ऐसे माध्यम में नहीं पनप पाते हैं जिनमें शर्करा की मात्रा 66% या 0.5% एसीटिक अम्ल हो। उबलने पर यीस्ट की कोशिकाएं और बीजाणु पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। सैकरोमाइसीज कैंडिडा और ब्रेटनोमाइसीज फलों पर पनपने वाले यीस्ट के कुछ उदाहरण हैं। कूट मिथ्या यीस्ट सूडो यीस्ट्स। ये असली यीस्ट की तरह ही होते हैं लेकिन वे बीजाणु नहीं बनाते। इस समूह के सभी सदस्य यीस्ट किण्वन के लिए अनुकूल नहीं हैं क्योंकि ये अपसुरुचिक और धुंधलापन पैदा करते हैं। खाद्य पदार्थ खराब करने वाले यीस्ट। सैकरोमाइसीज कम शर्करा वाले उत्पाद। कैंडिडा उच्च अम्लीय खाद्य नमकीन खाद्य मक्खन। ब्रेटनोमाइसीज बियर मदिरा वाइन। जाइगोसैकरोमाइसीज शहद मधु सिरप शीरा मलासस। मदिरा वाइन। सोया सॉस पीच या मदिरा वाइन। हेंसुन्युला बियर। टोलोप्सिस दुग्ध उत्पाद फलों के रस अम्लीय फल। रोडोटोला मांस खट्टी गोभी सॉयक्रोट। फफूंद कवक। कवक सीसम केंद्र की जीव यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसका अर्थ है कि इनके डीएनए धारी गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक के भीतर परिबद्ध रहते हैं। जीवाणु और आर्किया में गुणसूत्र केंद्रक के भीतर भित्तिबद्ध नहीं होते जिस कारण ये पूर्वकेंद्रकी प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। कवक बहुकोशिकीय तंतुमय फफूंद हैं जिनमें पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं होता। ये आकार में यीस्ट से बड़े तथा पुनर्तः वायुवीय प्राणी होते हैं जिन्हें वृद्धि और गुणन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जीवाणुओं की तुलना में ये काफी धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। कवक निम्न थैलोफाइटिक पावन होते हैं लेकिन हरे पेड़ पौधों की भांति ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाद्य स्वयं नहीं बनाते। ये सड़ती पत्तियों लकड़ी और अन्य प्रकार के कूड़ा करकट जैसे कार्बनिक पदार्थ या सजीव पादपों और जंतुओं के ऊतकों से खाद्य प्राप्त करते हैं। कवक और जीवाणु इस ग्रह से सबसे बड़े कंपोस्ट बनाने और पुनश्चक्रण करने वाले प्राणी हैं। वैसे जब फफूंद फल की टोकरी या रेफ्रिजरेटर में लगती है तो उसे देखकर हम अपनी नाक भान खूब सिकोड़ते हैं, लेकिन इनमें एक सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि इनमें पेड़ों की लकड़ी और कीट बहिर्काल इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन जैसे कठोरतम कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने की अद्भुत क्षमता होती है। इन्हीं के कारण हमारा ग्रह कूड़े के ढेर में नहीं बदला है। जंतुओं की लाशों और पेड़ों के तनों जैसे जटिल खाद्य स्रोतों को छोटे छोटे घटकों में विघटित करने के लिए कवक पाचक एंजाइमों का स्राव करते हैं जिन्हें वे अवशोषित कर लेते हैं। कवक के मुख्य अंग जालनुमा संरचना जिसे कवक जाल माइसीलियम कहते हैं और बीजाणु हैं। कवक जाल अक्सर सफ़ेद और कपासी होता है। ये भोज्य पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। अपने आप को जमा लेने के बाद कवक जीवनक्षम बीजाणु पैदा करता है जो प्रकीर्णन के बाद प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रतिरोध कर अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अंकुरण करते हैं। ये बंद नम और अंधेरे माहौल में खूब पनपते हैं जिसमें गर्म नम हवा पर्याप्त मात्रा में हो, लेकिन इसके लिए इन्हें यीस्ट और जीवाणुओं से कम मुक्त नमी चाहिए। इन्हें ऐसे पदार्थ पसंद आते हैं जिनमें चीनी हो और ये जैम जेली और शर्करा आधारित उत्पादों को खराब कर सकते हैं। अम्लीय माध्यम इनकी वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए ये अचार रस इत्यादि में खूब पनपते हैं। यही मुख्य कारण है कि फल और फल उत्पादों पर फफूंद हमला करते हैं जो न सिर्फ खाद्य में मौजूद पोषक तत्वों को खाकर उसका पोषकमान कम करते हैं बल्कि उत्पाद का सुवास बनावट और दिखावट बिगाड़ देते हैं। कवक ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। उबालने पर कवक और उनके बीजाणु जल्दी नष्ट हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कवक निम्न हैं। क
पेनिसिलियम प्रजाति, नीले कवक। ख. एस्परजिलस प्रजाति, काले कवक। ग. म्यूका प्रजाति, घुसरी कवक। घ. बाइसोलेमिसिस फुलवा सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण। क. वृद्धि के लिए जरूरी तापमान के आधार पर सूक्ष्मजीवों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। तापरागी, थर्मोफिलिक। इस वर्ग में वे सूक्ष्मजीवी आते हैं जिन्हें वृद्धि और जीवित रहने के लिए तापमान की जरूरत पड़ती है, इष्टतम तापमान 45-65 डिग्री से। तापसह, थर्मोड्यूरिक। ऐसे सूक्ष्मजीव जो उच्च ताप में वृद्धि तो नहीं करते बल्कि उसमें जीवित रह सकते हैं। मध्यरागी, मेसोफिलिक। ऐसे सूक्ष्मजीव जिन्हें वृद्धि और गुणन के लिए 25-50 डिग्री से का इष्टतम तापमान चाहिए। शीतरागी, साइक्रोफिलिक। इन सूक्ष्मजीवों को वृद्धि के लिए 20 डिग्री से कम का इष्टतम तापमान चाहिए। शीताशय, साइकोड्यूरिक। ये सूक्ष्मजीव निम्न तापमान में वृद्धि नहीं करते लेकिन उसे सह लेते हैं। ख. वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर सूक्ष्मजीव निम्न प्रकार से विभाजित होते हैं। योजक चिन्ह डॉट। अविकल्पी वायुजीवी। इन सूक्ष्मजीवों को वृद्धि और गुणन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जैसे फफूंदा। अविकल्पी अवायुजीवी, ये पुनर्तः ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पनपते हैं। विकल्पी, ये ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति और उसके बिना पनप सकते हैं। अल्पवायुरागी, माइक्रोएरोफिलिक। ये बहुत कम ऑक्सीजन अपचयन विभव में उग सकते हैं। चाहिए, इन्हें ऐसे पदार्थ पसंद आते हैं जिनमें चीनी हो और ये जैम, जेली और शर्करा आधारित उत्पादों को खराब कर सकते हैं। अम्लीय माध्यम इनकी वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए ये अचार, रस इत्यादि में खूब पनपते हैं। यही मुख्य कारण है कि फल और फल उत्पादों पर फफूंद हमला करते हैं, जो न सिर्फ खाद्य में मौजूद पोषक तत्वों को खाकर उसका पोषकमान कम करते हैं बल्कि उत्पाद का सुवास, बनावट और दिखावट बिगाड़ देते हैं। कवक ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। उबालने पर कवक और उनके बीजाणु जल्दी नष्ट हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कवक निम्न हैं। क. पेनिसिलियम प्रजाति, नीले कवक। ख. एस्परजिलस प्रजाति, काले कवक। ग. म्यूका प्रजाति, घुसरी कवक। घ. बाइसोलेमिसिस फुलवा सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण। क. वृद्धि के लिए जरूरी तापमान के आधार पर सूक्ष्मजीवों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। तापरागी, थर्मोफिलिक। इस वर्ग में वे सूक्ष्मजीवी आते हैं जिन्हें वृद्धि और जीवित रहने के लिए तापमान की जरूरत पड़ती है, इष्टतम तापमान 45-65 डिग्री से। तापसह, थर्मोड्यूरिक। ऐसे सूक्ष्मजीव जो उच्च ताप में वृद्धि तो नहीं करते बल्कि उसमें जीवित रह सकते हैं। मध्यरागी, मेसोफिलिक। ऐसे सूक्ष्मजीव जिन्हें वृद्धि और गुणन के लिए 25-50 डिग्री से का इष्टतम तापमान चाहिए। शीतरागी, साइक्रोफिलिक। इन सूक्ष्मजीवों को वृद्धि के लिए 20 डिग्री से कम का इष्टतम तापमान चाहिए। शीताशय, साइकोड्यूरिक। ये सूक्ष्मजीव निम्न तापमान में वृद्धि नहीं करते लेकिन उसे सह लेते हैं। ख. वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर सूक्ष्मजीव निम्न प्रकार से विभाजित होते हैं। अविकल्पी वायुजीवी। इन सूक्ष्मजीवों को वृद्धि और गुणन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जैसे फफूंदा। अविकल्पी अवायुजीवी, ये पुनर्तः ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पनपते हैं। विकल्पी, ये ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति और उसके बिना पनप सकते हैं। अल्पवायुरागी, माइक्रोएरोफिलिक। ये बहुत कम ऑक्सीजन अपचयन विभव में उग सकते हैं। ग. जल क्रियाशीलता की आवश्यकता के आधार पर सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण साधारणतया जीवाणुओं को यीस्ट से अधिक नमी और यीस्ट को कवक से अधिक नमी की आवश्यकता पड़ती है। जल क्रियाशीलता, जल सक्रियता 2 के अनुसार वर्गीकरण इस प्रकार है। सूक्ष्मजीवों का समूह। न्यूनतम मान। जीवाणु 0.91, यीस्ट, खमीर 0.88, कवक, फफूंद 0.80, लवणरागी जीवाणु 0.75, मरुरागी 0.65, उच्च सांद्रतारागी यीस्ट 0.60,
लवणरागी जीवाणु। ये जीवाणु अधिक लवण वाले घोलों में वृद्धि करते हैं। उच्च सांद्रतारागी यीस्ट। ये यीस्ट शर्करा की उच्च मात्रा में अच्छी तरह से वृद्धि करते हैं। मरुरागी कवक। ये कवक निम्न जल क्रियाशीलता में पनपते हैं। घ पोषक तत्वों के निम्नीकरण क्षमता के आधार पर सूक्ष्म जीवाणुओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। प्रोटीन अपघटक। ये सूक्ष्मजीव कोशिका बाह्य प्रोटीनेज एंजाइम के बनने के व एंजाइम के कारण प्रोटीन का अपघटन करने में सक्षम रहते हैं। वसा अपघटक। ये सूक्ष्मजीव वसों का वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में जल अपघटन को उत्प्रेरित करते हैं। शर्करा अपघटक। ये सूक्ष्मजीव द्विशर्कराइडों या बहुशर्कराइडों को जल अपघटन से सरल शर्करा में बदलते हैं। पेक्टिन अपघटक। ये सूक्ष्मजीव पेक्टिन का जल अपघटन करते हैं। च अभिरंजन के आधार पर जीवाणुओं को निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है। ग्राम धनात्मक पॉजिटिव। ये जीवाणु ग्राम अभिरंजन परीक्षण के बाद बैंगनी रंग के हो जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति अधिकतर पेप्टाइडोग्लाइकेन परत से बनी होती है। ग्राम ऋणात्मक नेगेटिव। ये जीवाणु ग्राम अभिरंजन परीक्षण के बाद बैंगनी रंग के नहीं होते। इनमें कोशिका भित्ति मुख्यतः वसा बहशर्कराइडों की बनी होती है। 1.3 विभिन्न सूक्ष्म जीवों के आकृतिक, संवर्धनात्मक और कार्यकीय गुण। 1.3.1 जीवाणु आकृतिक गुण। खाद्य पदार्थ में जीवाणु की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सबसे पहला कदम उसकी सूक्ष्मदर्शी में जांच की जाती है, जिससे मौजूद जीवाणुओं की आकृति, आकार, पुंजन, संरचना और अभिरंजन अभिक्रियाओं का ठीक पता लग जाए। जीवाणुओं के निम्न गुण पहचान की दृष्टि से महत्व रखते हैं। संपुटन, कैप्सूल या संपुट या अवपंख की उपस्थिति से खाद्य या खाद्य पदार्थ में अवपंखता या रज्जुकला आती है। अधिकांश संपुट या कैप्सूल डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रान या लीवान के बहुशर्कराइड होते हैं, जो आरक्षी पोषक तत्वों के स्रोत का काम करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणुओं की प्रतिरोधकता बढ़ाते हैं। अंतर्बीजीन चोल का निर्माण। बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम स्पाचेसिविना इत्यादि जीनसों के जीवाणुओं में अंतर्बीजाणुचोज अंतरकोशिकीय स्थल पर बनते हैं और ताप, पराबैंगनी प्रकाश और शुष्कनरोधी होते हैं। कायिक कोशिका के अपघटन से मुक्त अंतर्बीजाणु छूटते हैं, जो वर्षों तक इस तरह प्रसुप्तावस्था में पड़ रहते हैं कि उनमें किसी प्रकार के उपापचय होने का पता ही नहीं लगता। बीजाणुपजनन वृद्धि के लघुगणिकीय प्रावस्था के उत्तरार्ध में होता है। इसका कारण संभवतः पोषक तत्वों का क्षरण या उत्पाद संचयन है। इनमें तापरोधकता का संबंध अपिकोलाइनिक अम्ल के निर्माण और कैल्था के उद्ग्रहण से है। वृद्धि के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो जाने पर अंकुरण होता है। कोशिका पुंजों का निर्माण। कुछ जीवाणुओं की यह विशेषता है कि कुछ खास परिस्थितियों में वे लंबी कड़ियां बना लेते हैं या फिर पिंड में बदल जाते हैं। कोशिकाओं के बनिस्पत अंतर्गुचित या बड़े पिंडों में बंधे सभी जीवाणुओं को मारना बड़ा कठिन है। संवर्धन गुण। किसी भी भोज्य पदार्थ में या उसके ऊपर जीवाणु अक्सर इस कदर पनप जाते हैं कि भोज्य पदार्थ को देखते ही उबकाई आने लगती है। वर्णयुक्त जीवाणु खाद्य पदार्थों की सतह से रंग ही उड़ा देते हैं। तरल पदार्थों की सतह को फिल्म या झिल्ली ढक लेती है, उनकी सतह अवपंखी बन जाती है या फिर पूर्ण द्रव्य में जीवाणुओं के पनप जाने से अवांछित धुंधलापन या निक्षेप हो जाता है। कार्यकीय गुण। अधिकांश जीवाणुओं को गैसीय ऑक्सीजन के प्रति उनकी अनुक्रिया के आधार पर 3 समूहों में से किसी एक में रखा जा सकता है। वायुवीय जीवाणु ऑक्सीन की उपस्थिति में खूब पनपते हैं और उन्हें अपनी वृद्धि और जीवन को जारी रखने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। अन्य जीवाणु अवायवीय होते हैं। ऐसे जीवाणु गैसीय ऑक्सीजन नहीं सह सकते। इसके उदाहरण ऐसे जीवाणु हैं जो गहरे जल में स्थित अवसादों में रहते हैं या जीवाणुजन्य खाद्य विषाक्तता का कारण बनते हैं। तीसरा समूह विकल्पी अवायवीय जीवाणुओं का है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बढ़ना तो पसंद करते हैं परंतु उसके बिना भी बढ़ना जारी रखते हैं। जीवाणु जिस विधि से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर भी उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। उनकी ऊर्जा के स्रोत के आधार पर जीवाणुओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, परपोषित हेटेरोट्रॉफ्स और स्वपोषित
ऑटोट्रोफ्स। परपोषित जीवाणु वातावरण से जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सड़ते गलते पदार्थ में पाए जाने वाले मृतजीवी जीवाणु, सप्रोबिक बैक्टीरिया और किण्वन या श्वसन पर निर्भर रहने वाले जीवाणु इसके उदाहरण हैं। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण करके अपना खाद्य स्रोत बना लेते हैं। ये क्रिया प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश स्वपोषित फोटो ऑटोट्रोफिक या नाइट्रोजन, सल्फर या अन्य तत्वों के ऑक्सीकरण द्वारा होती है। रसोस्वपोषित केमॉक्स ऑटोट्रोफिक। रसोस्वपोषित जीवाणु विरले पाए जाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वपोषी जीवाणु खूब और विविध रूपों में पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया, हरा सल्फर जीवाणु, बैंगनी सल्फर रहित जीवाणु और बैंगनी सल्फर रहित जीवाणु इनके उदाहरण हैं। ये साइनोबैक्टीरिया समेत अधिकांश प्रकाशश्लेषी जीवों की तरह हाइड्रोजन दाता के रूप में जल का प्रयोग नहीं करते, बल्कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन लेते हैं। रोगाणु एवं माइक्रोब ऐसे सूक्ष्मजीवों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम आंख से नहीं देख सकते। सूक्ष्मजीवों में जीवाणु, बैक्टीरिया, आर्किया, आर्कियज, फफूंदी, फंगी और प्रोटस्ट्स आते हैं। आपने जीवाणु और फफूंदी के बारे में शायद पहले पढ़ा होगा। आर्किया जीवाणुनुमा प्राणी हैं, जिनमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो किसी वास्तविक जीवाणु में नहीं मिलते। प्रोटिस्ट में आदि शैवाल, प्रिमिटिव एल्गी, अमीशा, अवपंख कवक, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ आते हैं। वायरसेस या विषाणुओं को भी हम सूक्ष्मजीवों के एक प्रमुख प्रकार में शामिल कर सकते हैं। हालांकि विषाणुओं को सजीव प्राणी माना जाए या नहीं, अभी इस पर विवाद है। 1.32 फफूंदी। सामान्य गुण। फफूंदी, कवक शब्द का प्रयोग साधारणतया कुछ खास बहुकोशिकीय तंतुमयी कवकों के लिए किया जाता है, भोज्य पदार्थों पर जिनकी वृद्धि को प्रायः हम उसकी रोएदार या कपासी दिखावट से आसानी से पहचान लेते हैं। इनकी वृद्धि का मुख हिस्सा आमतौर पर सफ़ेद होता है, मगर यह रंगीन या काला अथवा धुआंनुमा हो सकता है। कुछ किस्म के परिपक्व के कवकों में रंगीन बीजाणु होते हैं जो उसकी वृद्धि को आंशिक या पूर्णतः रंग देते हैं। कायिक निकाय या थैलस थैलोफाइट पादपों थैलोफाइट्स की विशेषताएं, जिनमें वास्तविक जड़ें, तने और पत्तियां नहीं होती। आकृतिक गुण। फफूंदी या कवक की आकृतिकी यानी उनका रूप और संरचना जिस तरह स्थूल और सूक्ष्मदर्शी बनावट में दिखाई देती है, उसका प्रयोग कवकों की पहचान और वर्गीकरण में किया जाता है। कवक तंतु और कवक जाल। कवक का थैलस शाखित अंतर्गुथित तंतुओं के पिंड का बना होता है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन कवक तंतुओं के पिंड को कवक जाल कहते हैं। जनन अंग या संरचनाएं। कवक जाल के प्रतिरोपित टुकड़े से भी कवक वृद्धि कर सकते हैं। कवकों में जनन मुख्यतः अलैंगिक बीजाणुओं के जरिए होता है, कुछ कवकों में लैंगिक बीजाणु बनते हैं। संवर्धनात्मक गुण। किसी खाद्य पदार्थ पर पनपते कवक की कुल बनावट ही उसके वर्ग, क्लास या गण, ऑर्डर को दर्शाने के लिए पर्याप्त होती है। कुछ कवक ढीले ढाले या अदृढ़ और अन्य कवक सुसंत होते हैं। ऊपर सतह पर कुछ मखमली, कुछ सूखे और चूर्णनुमा, तो कुछ नम या जिलेटिनी या श्लेषी होते हैं। कुछ कवक आकार में सीमित रहते हैं, तो अन्य सिर्फ खाद्य या कंटेनर द्वारा सीमित रहते हैं। कवक जाल में मौजूद लाल, बैंगनी, पीले, भूरे, धूसर, काले इत्यादि वर्णक उसकी विशेषता है। इसी तरह अलैंगिक बीजाणुओं के पिंड में मौजूद हरे, नीले, हरे, पीले, संतरी, गुलाबी, चमेलिया, लवेंडर, भूरू, घूसर, काले इत्यादि वर्णक उनकी विशेषता होती हैं। कार्यकी गुण। कवकों की कार्यकीय विशेषताओं पर हम अभी संक्षेप में दृष्टि डाल रहे हैं, उनके बारे में विस्तार से आगे बताएंगे। नमी की आवश्यकता। अधिकांश कवकों को यीस्ट और जीवाणुओं की तुलना में साधारणतया कम सुलभ नमी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा दावा किया जाता है कि या मेवों में कुल नमी 14 से 15% से कम हो तो इससे फफूंद की वृद्धि रुक जाती है या काफ़ी हद तक कम हो जाती है।
तापमान संबंधी आवश्यकता अधिकांश कवकों को मध्यरागी माना जा सकता है क्योंकि वे सामान्य तापमान में अच्छी तरह वृद्धि कर लेते हैं। अधिकतर कवकों के लिए इष्टतम तापमान 25 से 30 डिग्री से होता है, पर कुछ कवक 35 से 37 डिग्री से और इससे ऊपर के तापमान में भी अच्छी तरह से पनपते हैं। जैसे एपजिलस प्रजाति, कुछ कवक तो इससे भी अधिक तापमान पर वृद्धि करते हैं। कई कवक शीतरागी होते हैं जो प्रशीतक के तापमान पर खूब वृद्धि करते हैं। कुछ हिमांक से कम तापमान पर धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। इस तरह के कवकों को 50 से 10 डिग्री से के तापमान पर भी धीरे धीरे वृद्धि करते देखा गया है। कुछ एक कवक तापरागी थीरोफिलिक होते हैं, यानी इनकी वृद्धि के लिए आवश्यक इष्टतम तापमान अधिक होता है। ऑक्सीजन और पीएच संबंधी आवश्यकताएं, कवक वायुवीय होता है, यानी वृद्धि विकास के लिए इन्हें ऑक्सीजन जरूरी होती है। खाद्य पदार्थों पर पनपने वाले कवकों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अधिकांश कवक pH 2.0 से लेकर pH 8.5 तक के हाइड्रोजन आयन सांद्रण में उग सकते हैं, लेकिन अधिकांश की वृद्धि के लिए अम्लीय pH सांद्रण अनुकूल रहता है।